हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने वेलोसिटी ट्रायंगल देखा था। ठीक है, हमने देखा था कि जब कोई अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व्ड प्लेट के वन एंड पर या वन टिप पर यदि जेट स्ट्राइक करता है तो वहाँ पर वेलोसिटी ट्रायंगल किस तरह फॉर्म होता है वो हमने देखा था। ठीक है, तो चलिए आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे और आज के इस सेशन में हम लोग फोर्स एंड वर्क डन दोनों ही यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए और फिर से हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। आप लोग बस ध्यान देंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये आपका कर्व प्लेट है जो कि क्या है, अनसिमेट्रिकल है और ये मूव कर रहा है u वेलोसिटी से। ये आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है। दिस इज़ द इनलेट पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ओके, ये आपका हो गया रिलेटिव वेलोसिटी Vr1, ये हमारा हो गया V1, दिस इज़ Vf1 और यहाँ से यहाँ तक का जो कंपोनेंट है माय डियर फ्रेंड वो है आपका Vw1। ओके, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है U1 और ये इस डायरेक्शन में है। ओके, एंड यदि एंगल की बात की जाए तो इस एंगल को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं एंड दिस एंगल इज़ थीटा। ओके, तो ये सभी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो मैं बस आपको ट्रायंगल फॉर्म करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल देख लेते हैं। ये ट्रायंगल बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब कुछ याद होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा बीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। दिस एंगल इज़ बीटा, दिस एंगल इज़ फाई। ये आपका क्या है माय डियर, दिस इज़ योर V2। ये आपका क्या है, दिस इज़ Vr2। ये कंपोनेंट क्या है Vf2 एंड यहाँ से यहाँ तक ये जो कंपोनेंट है दिस कंपोनेंट इज़ Vw2 और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो Vw2 का डायरेक्शन इस तरफ होगा। क्यों इस तरफ होगा, क्योंकि V2 का डायरेक्शन देखिए इस तरफ है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा Vf2 एंड Vw2 उसका भी डायरेक्शन आप देख लीजिए, तो डायरेक्शन ध्यान में रखना है। एंड दिस इज़ योर U2 और U2 का डायरेक्शन तो आप जानते हैं इस तरफ होगा। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ट्रायंगल एट आउटलेट। दिस इज़ पॉइंट 2, दिस इज़ योर पॉइंट 1। ओके, तो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल एंड आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल हमने देख लिया है। ठीक है, ये प्रीवियस सेशन में ही हमने देखा था। आइए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी टर्म्स को यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि कौन सा टर्म क्या कहलाता है। तो सभी टर्म्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। हियर, और एक चीज़ आप ये भी देख रहे हैं, प्लेट अनसिमेट्रिकल है, इसीलिए रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पर देखिए एंगल बना रहा है थीटा और यहाँ पर बना रहा है फाई। एंगल सेम नहीं है क्योंकि अनसिमेट्रिकल प्लेट है। तो अनसिमेट्रिकल प्लेट के केस में एंगल सेम नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो हियर V1 क्या है माय डियर, V1 इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी of jet
एट इनलेट। उसी तरह V2 क्या होगा, तो V2 इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट। अब देखिए U1 क्या है, U1 है वेलोसिटी ऑफ वैन, वेलोसिटी ऑफ वैन, या आप इसको प्लेट भी बोल सकते हैं, एट इनलेट। उसी तरह U2 क्या है आपका, तो U2 इज वेलोसिटी ऑफ वैन प्लेट एट आउटलेट। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए VR1 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट with respect to plate at inlet। उसी तरह VR2 क्या है माय डियर, तो VR2 इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट एट आउटलेट। ओके, चलिए अब यहां से देखते हैं VF1 क्या है। VF1 इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, is the component of, सबसे पहले देखिए VF क्या है, तो VF is velocity of flow, this is called as velocity of flow, and this is the component of एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी। किस डायरेक्शन में, देखिए VF1 VF2 डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका ये है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसी तरह VW को हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ विर्ल, वेलोसिटी ऑफ विर्ल। ओके, एंड ये क्या है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ये भी आपका जो VW है, जो आप देख रहे हैं VW1 VW2, ये भी कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी ही है, बट आप ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो कंपोनेंट है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग ही है ये। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बात समझ में आ गया, तो ये आपका VF एंड VW है। अब यहाँ पर VF1 VF2 लिखने का ज़रूरत नहीं है, 1 का मतलब क्या है एट इनलेट, 2 का मतलब क्या है एट आउटलेट। उसी तरह VW1 VW2 भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एंगल के बारे में बात कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा थीटा एंड फाई, सभी एंगल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। ओके, चलिए नाउ अल्फ़ा क्या है पहले वो देख लीजिए। अल्फ़ा एंड बीटा, तो दोनों के बारे में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा, ये दोनों क्या है, गाइड ब्लेड एंगल, दिस इज़ कॉल्ड गाइड ब्लेड एंगल। अगर आप अल्फ़ा के बारे में बात करेंगे तो अल्फ़ा को हम क्या कहेंगे, गाइड ब्लेड एंगल एट इनलेट। बीटा को क्या बोलेंगे, गाइड ब्लेड एंगल एट आउटलेट। और ये दोनों एंगल होता क्या है, तो देखिए एंगल बिटवीन द, दिस इज द एंगल बिटवीन द, किसके किसके बीच का एंगल है, तो देखिए ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ जेट,
जेट का डायरेक्शन था ना जी, ये याद कीजिए, v1 वेलोसिटी है, तो ये जेट का डायरेक्शन है, ठीक है। याद कीजिए आपका पाइप रहता है, उसमें नोज़ल लगा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से जेट निकल रहा है v वेलोसिटी से, लेकिन स्ट्राइक कर रहा था v माइनस u वेलोसिटी से। तो ये जो v वेलोसिटी है यही तो आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ जेट है, डायरेक्शन ऑफ जेट। तो ये v1 वेलोसिटी जो आप ये लाइन दिखा रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिए, ये जो लाइन आप दिखा रहे हैं ना, ये जो जेट आप दिखा रहे हैं वो कहाँ से आया होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका क्या होगा माय डियर फ्रेंड, नोज़ल होगा, नोज़ल, और इसी नोज़ल से आपका ये वाला वेलोसिटी निकल रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से फिगर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये आपका नोज़ल है माय डियर फ्रेंड, यानी ये जो v1 आप देख रहे हैं, जो v1 आप यहाँ से देख रहे हैं वो क्या है, जेट का डायरेक्शन है, लेकिन उस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक नहीं करता है, स्ट्राइक करता है vr1 से, जैसे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं v1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ जेट। तो आप इस दोनों एंगल को ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ जेट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को, लेकिन ये जो v1 का लाइन देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ जेट। कैसे, वो आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पर नोजल है, नोजल से आपका जेट निकल रहा है, लेकिन उस वेलोसिटी से स्ट्राइक नहीं करता है, स्ट्राइक करता है रिलेटिव वेलोसिटी से। बात समझ में आ गया। चलिए, सो दिस इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ जेट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन या आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द एंगल बिटवीन द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच का एंगल को हम लोग गाइड ब्लेड एंगल कहते हैं। अल्फा क्या है, इनलेट पर, एंड बीटा क्या है, एट आउटलेट। ओके, चलिए अब हम लोग थीटा एंड फाई के बारे में बात करते हैं। नाउ थीटा एंड फाई, इन दोनों एंगल को हम लोग वैन एंगल कहते हैं, वैन एंगल। थीटा क्या कहलाएगा, वैन एंगल एट इनलेट, फाई क्या कहलाएगा, वैन एंगल एट आउटलेट। और ये किसके किसके बीच का एंगल होता है, एंगल बिटवीन द रिलेटिव वेलोसिटी, एंगल बिटवीन द रिलेटिव वेलोसिटी एंड एंगल बिटवीन द रिलेटिव वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, वैन एंगल कहते हैं, जो कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं। ओके, तो सभी एंगल भी हो गया एंड सभी टर्म्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर u क्या है, u शायद बताया था ना मैंने, u क्या है, वेलोसिटी ऑफ वैन। ओके, चलिए अब यहाँ से देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एकदम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर माय डियर फ्रेंड। यहाँ देखिए, ये नोजल से आपका जेट निकल रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड नोजल एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड नोजल एंगल। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड। ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, दोनों पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन दोनों ही क्या है माय डियर फ्रेंड, पैरेलल है।
और ये लाइन इस दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, यानी जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। मतलब इसी अल्फ़ा को हम क्या कहते हैं, नोज़ल एंगल भी कहते हैं माय डियर फ्रेंड। इसी अल्फ़ा को हम क्या कहेंगे, नोज़ल एंगल भी कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको क्वेश्चन में अल्फ़ा नहीं दिया रहेगा, आपको बोल देगा कि नोज़ल एंगल इतना है सॉरी, आपको नोज़ल एंगल दिया रहेगा। तो नोज़ल एंगल जैसे ही आप देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये हमें अल्फ़ा का वैल्यू दिया गया है, दैट मीन्स गाइड ब्लेड एंगल एट इनलेट हमें दिया गया है। और ये कैसे बराबर हो रहा है तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ठीक है। नोज़ल से आपका जेट निकल रहा है, और जो जेट निकल रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पर वो जेट निकल रहा है, दैट एंगल इज़ कॉल्ड नोज़ल एंगल, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नोज़ल को आपने इंक्लाइंड कर दिया है तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है उसे ही हम नोज़ल एंगल कहते हैं, तो वही चीज़ है। तो दोनों एंगल वो आपका बराबर हो जाएगा। सो दैट मीन्स अल्फ़ा को हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नोज़ल एंगल। बात समझ में आ गया जी, ओके। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। तो यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं और फोर्स एक्सर्टेड अब यहाँ पर कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये प्लेट u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये मान लीजिए ये आपका कर्व प्लेट है, इसका वेलोसिटी u है, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, जब ये प्लेट u वेलोसिटी से मूव करेगा तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट लिया है 1 और यहाँ पर आपने पॉइंट लिया है 2, तो इस दोनों पॉइंट का वेलोसिटी तो सेम होगा ना। इस प्लेट का वेलोसिटी 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे सेम रहेगा ना, u के बराबर रहेगा। बात समझ में आ रहा, क्योंकि प्लेट u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस प्लेट पे आप कोई भी पॉइंट मार्क कर लीजिए, उस पॉइंट पर वेलोसिटी तो u ही रहेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग u1 और u2 शो कर रहे थे वो दोनों आपस में बराबर है, वो दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है, ठीक है। तो देखिए हियर u1 बराबर u2 और ये किसके बराबर है, u के बराबर है। फिर देखिए, फिर मैंने आपको हर केस में ये बताते हुए मैं आ रहा हूँ कि अगर हमारा वैन या प्लेट स्मूथ है और इम्पैक्ट के कारण कोई किसी भी तरह का लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी सेम होगा। मतलब जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया है उसी वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा, यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा जी, आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, इफ द प्लेट इज स्मूथ, if the plate is smooth and losses due to impact of jet and losses due to impact are assumed to be zero, देन तो इसका मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी भी आपस में बराबर होगा, Vr1 इज इक्वल टू Vr2। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पर, ओके। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फोर्स निकालना शुरू करेंगे। तो फोर्स आप कैसे निकालते हैं, फोर्स जेट के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट किया गया होगा ये आप कैसे निकालते हैं, तो न्यूटन सेकेंड लॉ से। और उसका फॉर्मेट आपको पता है, क्या फॉर्मेट है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास पर सेकेंड इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में फोर्स निकालना है उस डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी कंपोनेंट लेना होगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि पहले हम लोग मास पर सेकेंड निकाल लें। मास पर सेकेंड का मतलब है कि कितना मास स्ट्राइक कर रहा है इसको 1 सेकेंड में। तो याद कीजिए, जब हम लोग मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड निकालते हैं, ध्यान देंगे आप,
mass of jet of water striking per second, ये क्या हो जाएगा, रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी with which jet strikes the plate। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रो ए किस वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक कर रहा है माय डियर, तो आप क्या बोलेंगे कि सर रिलेटिव वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक कर रहा है, तो रो ए VR1। वही सेम चीज़ है, वहाँ पर भी आप क्या देख रहे थे, जब स्ट्राइक कर रहा था रिलेटिव वेलोसिटी से तो आप क्या लिखते थे, रो ए V माइनस यू। V माइनस यू क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, तो हम लोग उसके जगह पे VR1 लिख देंगे, रो ए VR1। तो मास पर सेकेंड हमारा निकल गया रो ए VR1। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं माय डियर फ्रेंड। हम लोग स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके मूव करेंगे और सभी चीज़ों को यहाँ पर समझते हुए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन में। नाउ फोर्स एक्सर्टेड by the jet in the direction of motion, मतलब हमें Fx निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है जी, Fx। यही हुआ ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हमें Fx निकालना है। चलिए Fx निकालते हैं। और सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, ये जो मैंने फिगर बनाया है, जो मैंने आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बनाया है, इस फिगर में आप बीटा देख रहे हैं 90 से कम है, एक्यूट एंगल है। बात समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि बीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री है। ऐसा भी फिगर हो सकता है कि जहाँ पर बीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो, 90 से ज़्यादा हो, या कहीं पर बीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो उस टाइम क्या होगा, तो वो सब भी हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब बीटा 90 से कम हो, एक्यूट एंगल हो, तो उस टाइम फोर्स कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, ये हम देखेंगे। ओके, तो देखिए हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन में कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ये हमें निकालना है Fx। तो ये Fx इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इंटू इनिशियल वेलोसिटी with which जेट स्ट्राइक्स, जिस इनिशियल वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन वो वेलोसिटी हमें x डायरेक्शन में चाहिए, माइनस फाइनल वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग, बट ये भी हमें x डायरेक्शन में ही चाहिए। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देके आपको समझना पड़ेगा। देखिए माय डियर, Fx इज इक्वल टू मास पर सेकेंड को आप क्या लिखेंगे, रो ए VR1। अब मैं यहाँ पर जो आपको बताने जा रहा हूँ, इस फिगर के हेल्प से आपको कंसंट्रेट होके मेरी बातों को सुनना होगा। देखिए कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी विथ विच जेट स्ट्राइक्स, किस इनिशियल वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, सर VR1 से स्ट्राइक कर रहा है, तो यही हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया। लेकिन इस वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें लेना है x डायरेक्शन में।
तो देखिए इस वेलोसिटी का, ये जो वेलोसिटी है Vr1, इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में ये वाला होगा माय डियर, यही वाला होगा ना कंपोनेंट। इस Vr1 का इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट x डायरेक्शन में हमारा ये होगा। और ये वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो ये Vr1 है, ये एंगल थीटा है, सो दिस इज Vr1 cos थीटा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा जी, दिस वैल्यू विल बी Vr1 cos थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे Vr1 cos थीटा, ये हमारा निकल गया। माइनस फाइनल वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक करने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलेंगे सर Vr2 है। फाइनल वेलोसिटी Vr2 हमें मिल गया, लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमें x डायरेक्शन में चाहिए, तो इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में क्या होगा माय डियर, तो आप बोलेंगे सर ये वाला होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा ना जी, ओके। और इस कंपोनेंट को आप कैसे लिखेंगे, ये एंगल फाई है, सो दिस इज Vr2 cos फाई। लेकिन इस Vr2 का डायरेक्शन देखिए इस तरफ है, तो Vr2 cos फाई देखिए यहाँ से यहाँ तक होगा ना, दिस इज Vr2 cos फाई। इसका कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन में, चूंकि Vr2 इस डायरेक्शन में है तो Vr2 cos फाई भी इस डायरेक्शन में होगा। ये Vr2 है ना जी, यहाँ से देख लीजिए ना, ये आपका Vr2 है माय डियर, ओके। ये एंगल फाई है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, Vr2 cos फाई होगा। ये डायरेक्शन इस तरफ है तो Vr2 cos फाई का भी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, Vr2 cos फाई का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उस तरफ हो जाएगा। मतलब अपोजिट डायरेक्शन है ना, ये आपने निकाला था Vr1 cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक क्या है Vr1 cos थीटा, और इसका डायरेक्शन देखिए इस तरफ है, डायरेक्शन इसका इस तरफ होगा। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हम क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। सो फाइनल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी बट इन द x डायरेक्शन, ये माइनस Vr2 cos फाई होगा, माइनस Vr2 cos फाई। कोई दिक्कत समझने में, चलिए बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। सो Fx इज इक्वल टू रो ए Vr1 cos थीटा माइनस माइनस प्लस Vr2 cos फाई, ओके। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। सो Fx इज इक्वल टू रो ए Vr1 cos थीटा। अब यहाँ से देखिए Vr1 cos थीटा यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, तो टोटल कितना है, टोटल है Vw1, तो टोटल Vw1 में अगर हम u1 से माइनस कर दें, इस पूरे Vw1 में यदि हम u1 से माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, Vr1 cos थीटा। सो Vr1 cos थीटा बराबर क्या होगा, Vw1 माइनस u1, Vw1 माइनस u1 माइनस u1, ठीक है, प्लस Vr2 cos फाई। Vr2 cos फाई कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा जो मैग्नीट्यूड है ये आपका Vr2 cos फाई है। तो Vr2 cos फाई बराबर आप क्या लिखेंगे, Vw2 प्लस u2, Vw2 प्लस u2। अब हम डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं ना, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। डायरेक्शन जो देखना था वो हमने देख लिया और उसके कारण माइनस साइन भी आ गया था यहाँ पर। तो अब तो मैग्नीट्यूड देखेंगे ना, Vr2 cos फाई, तो Vr2 cos फाई ये पूरा है, तो ये पूरा में क्या आएगा, दो टर्म आ रहा है ना, u2 प्लस Vw2, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, u2 प्लस Vw2। और आप जानते हैं कि u1 u2 आपस में बराबर है, u1 बराबर u2, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा।
ये दोनों माय डियर फ्रेंड कैंसल आउट हो गया। सो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, रो ए वी आर वन इंटू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू। देखिए हमें एक रिलेशन मिल गया, एफ एक्स फाइंड करने का हमें एक रिलेशन मिल गया। ये आपका एफ एक्स का फॉर्मूला हो गया, रो ए वी आर वन वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू। ओके चलिए, बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, जो एफ एक्स हम निकाल रहे हैं, ये एफ एक्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स ये आप आगे जब टरबाइन पढ़ेंगे तब वहाँ पर आप देखेंगे। टेंजेंशियल फोर्स हम लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लेट के टेंजेंट होकर ये निकलता है, जो वेन होगा उसके टेंजेंट से ये बाहर निकलेगा, इसीलिए इसे टेंजेंशियल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस एफ एक्स को जब हम टेंजेंशियल फोर्स कहेंगे तो उसमें कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट आ रहा है, तो उसमें हमारा सिर्फ वेलोसिटी ऑफ विर्ल आ रहा है। यानी ये जो आप वेलोसिटी ऑफ विर्ल देख रहे हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर टेंजेंशियल फोर्स। यानी इसी वेलोसिटी कंपोनेंट के कारण माय डियर फ्रेंड वहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स मिलता है। बात समझ में आ गया? ओके। अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है, आपने VW1 के बारे में तो बता दिया, इसके कारण टेंजेंशियल फोर्स हमें मिलता है क्योंकि हम क्लियरली देख पा रहे हैं, लेकिन एक और कंपोनेंट है VF1 VF2। तो माय डियर फ्रेंड इसका डायरेक्शन तो देखिए, ये एक्सियल डायरेक्शन में है। ये दोनों VF1 और VF2 दोनों एक्सियल डायरेक्शन में है माय डियर। तो इस दोनों कंपोनेंट के कारण हमें एक्सियल थ्रस्ट मिलेगा। एक्सियल थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या होता है, एक तरह का फोर्स ही, थ्रस्ट क्या फोर्स ही तो है। तो एक्सियल थ्रस्ट जब पूछा जाए ना कि एक्सियल थ्रस्ट के लिए कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, यानी जब आप एक्सियल थ्रस्ट निकालेंगे ना तो वहाँ पे VW1 VW2 नहीं रहेगा, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर VF1 VF2 रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक्सियल थ्रस्ट के लिए VF रिस्पॉन्सिबल है एंड टेंजेंशियल फोर्स के लिए आपका VW रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आ रहा है? पावर प्लांट में भी आप पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आप टेंजेंशियल फोर्स इसी तरह का एक्सप्रेशन देखेंगे, वहाँ पर भी आप फिर एक्सियल थ्रस्ट भी वहाँ पर देखेंगे। तो सब कुछ यही रहेगा, यही सब कुछ आपको पावर प्लांट में भी पढ़ना होगा। इसी तरह का वेलोसिटी ट्रायंगल भी ड्रॉ करना होगा, तो सब कुछ देखना होगा आपको। बात समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, ये जो फॉर्मूला आपको मिला है ये किसके लिए मिला है, तो ये मिला है माय डियर जब बीटा 90 से कम हो तब आपका ये फॉर्मूला मिला है। अब हम दूसरा केस देखते हैं, अगर बीटा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो उस टाइम एफ एक्स का क्या फॉर्मूला होगा, आइए देख लेते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आएगा, तो उससे अच्छा है कि मैं आपको वो क्लियरली एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो एक बार जब आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे, तब फिर मैं बाद में उस चीज़ को यूज़ करूँगा। ठीक है, हर जगह हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ओके चलिए, नाउ इफ बीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर बीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो कैसा फिगर बनेगा जी, आइए पहले फिगर देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए आपका ये क्या है, दिस इज़ योर VR2, और यहाँ से यहाँ तक ये जो मैग्नीट्यूड है माय डियर फ्रेंड, ये मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, दिस इज़ U2, और ये क्या है, ये आपका V2 है। ओके, फिर देखिए इस V2 का दो कंपोनेंट होगा, इस V2 का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट आपका VF2
एंड एक कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक VW2। इसका डायरेक्शन भी देख लीजिए, VW2 का डायरेक्शन इस तरफ होगा। अब एंगल देख लेते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है एंड दिस इज़ योर बीटा, और बीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है एंड दिस इज़ योर फाई, दिस इज़ योर फाई। ओके, तो ये हो गया आपका आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम लोग देख रहे हैं कि जब बीटा 90 से ज़्यादा हो तो क्या इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल आपका ऐसा ही रहेगा, लेकिन अब आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल आपका ऐसा हो जाएगा। ओके, चलिए हमें अब निकालना है Fx। आइए देखिए, तो Fx इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था, मास पर सेकेंड इंटू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन माइनस फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ओके, चलिए तो यहाँ से Fx देखिए, मास पर सेकेंड तो हम जानते हैं ρ VR1, इनिशियल वेलोसिटी VR1, बट हमें x डायरेक्शन में चाहिए तो VR1 cos थीटा माइनस फाइनल वेलोसिटी आपका VR2 है, लेकिन हमें फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में चाहिए, तो इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में कितना होगा माय डियर? ये वाला होगा। देखिए सिर्फ यहाँ तक ही होगा, सिर्फ यहाँ तक ही। इस VR2 का कंपोनेंट x डायरेक्शन में सिर्फ ये वाला होगा। दैट मीन्स ये टर्म आपका क्या है? दिस इज योर VR2 cos phi, VR2 cos phi होगा ना जी। इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में सिर्फ यही होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो भी किस तरफ होगा जी? वो भी इस तरफ होगा, डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ विजिबल नहीं हो रहा है तो ठीक है, इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में ये वाला है ना जी, और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा ना। तो इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में VR2 cos phi है, बट वो माइनस साइन में आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जी? माइनस VR2 cos phi। तो यहाँ तक देखिए सब कुछ सेम है, यहाँ तक सब कुछ सेम है, लेकिन अब यहाँ से चेंज हो जाएगा। यही सेम एक्सप्रेशन वहाँ पर भी आया था एक्यूट एंगल के केस में भी। सो Fx इज इक्वल टू ρ A VR1। ओके, एक स्टेप और लिख लीजिए, VR1 cos थीटा माइनस माइनस प्लस VR2 cos phi। ओके, सो Fx इज इक्वल टू ρ A VR1 cos थीटा। VR1 cos थीटा को आप क्या लिखेंगे? VW1 माइनस U1, VW1 माइनस U1 प्लस VR2 cos phi। यहाँ पर देखिए VR2 cos phi कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। ये वाला वैल्यू आपका VR2 cos phi है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए इस पूरे में यहाँ से यहाँ तक आपका U2 है, तो इस U2 में यदि हम ये वाला VW2 माइनस कर दें, ध्यान से देखना है, यहाँ से यहाँ तक आपका U2 है और फिर यहाँ से यहाँ तक VW2 है। तो अगर इस पूरे U2 में हम VW2 को माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। तो VR2 cos phi को आप क्या लिखेंगे? U2 माइनस VW2 लिखेंगे ना। अब देखिए U1 U2 दोनों आपस में बराबर है, सो Fx इज इक्वल टू ρ A VR1 इंटू VW1 माइनस VW2। अब देखिए Fx का आपको कौन सा फॉर्मूला मिल गया है? तो ρ A VR1 VW1 माइनस VW2।
दोनों फॉर्मूला में देखिए क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो जब बीटा एक्यूट एंगल होगा तो उस टाइम एफ एक्स के फॉर्मूला में यहाँ पर प्लस साइन होगा, और जब बीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो उस टाइम एफ एक्स के फॉर्मूला में यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन होगा। मतलब यहाँ फॉर्मूला में प्लस और माइनस दोनों ही होता है। आप जो मेन इसका फॉर्मूला है, जो जनरल एक्सप्रेशन है, उसमें आप प्लस माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। अगर बीटा एक्यूट हुआ तो वहाँ पर प्लस साइन लिख दीजिए, अगर बीटा ऑब्ट्यूज हुआ तो वहाँ पर माइनस साइन हम लिख देंगे। बात समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग इसके आगे मूव करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए। सो hence the general expression for fx will be तो fx का जो आपका जनरलाइज्ड फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, रो ए वी आर वन इंटू वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू। यही आपका जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन हो गया। और मैं आपको बता दूं, जब आप आगे वहाँ पर टरबाइन में पेल्टन टरबाइन पढ़ेंगे, पेल्टन टरबाइन, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखेंगे इसी तरह का फॉर्मूला आपको मिलेगा, इसी तरह का फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर भी आप देखेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा तो, और इसी टाइप का फॉर्मूला भी वहाँ पर मिलेगा। चलिए, ये तो हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि सर आपने बीटा का सिर्फ 2 ही केस लिया है, तो बीटा का एक केस और भी होता है जब बीटा 90 हो जाए। ओके, आइए देख लीजिए। इफ़ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर बीटा 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम क्या फॉर्मूला होगा, आइए देखिए। पहले वेलोसिटी ट्रायंगल देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड। बीटा आपका 90 कब होगा, ये आपका VR2, और यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए आपका U2 है, दिस इज U2। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका V2 हो जाएगा, और डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका ये है, एंड दिस एंगल इज बीटा, और बीटा आपका यहाँ पर 90 हो गया है, एंड दिस इज योर फाई। तो माय डियर फ्रेंड, आप जानते हैं आप यहाँ पर भी डेरिवेशन कर सकते हैं जिस तरह मैंने करके दिखाया है, ठीक है, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए VF2 और VW2 के बारे में देखिए। VW2 इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है V2 cos बीटा, V2 cos बीटा होता है VW2 इज इक्वल टू, ठीक है। बट यहाँ तो आपका बीटा 90 हो गया है, सो VW2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V2 cos 90, सो VW2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए ना, VW2 और VF2 V2 का कंपोनेंट है ना, तो VW2 को आप कैसे लिखेंगे, V2 cos बीटा, लेकिन यहाँ पर बीटा तो 90 है, तो जब बीटा 90 है तो उस टाइम VW2 0 हो जाएगा। एंड VF2 के बारे में यदि बात की जाए तो ये V2 sin बीटा, यानी VF2 V2 के बराबर हो जाएगा, यानी यही V2 आपका क्या होगा, VF2 हो जाएगा, और VW2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। और ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, आज के बाद पूरे हाइड्रोलिक मशीन में ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपसे बोला जाए कि बीटा 90 हो चुका है, ठीक है, मतलब गाइड ब्लेड एंगल आउटलेट पर 90 हो गया है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर विर्ल कंपोनेंट वेलोसिटी 0 है, वहाँ पर विर्ल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या है, 0 है। कैसे 0 हुआ वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब देखिए माय डियर, चूँकि VW2 0 हो चुका है इस केस में, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा,
यानी इस फॉर्मूला में VW2 का टर्म नहीं होगा, ठीक है। सो Fx का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो ए VR1 इंटू VW1। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसके केस में, किस केस में आप यूज़ करेंगे, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे जब बीटा 90 डिग्री हो जाए। आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया है। जनरलाइज्ड फॉर्मूला ये है, अगर बीटा एक्यूट होगा तो प्लस लिखिए, अगर बीटा ऑब्ट्यूज़ है तो माइनस साइन लिखिए, और अगर बीटा 90 हो गया है तो उस टाइम आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि VW2 का वैल्यू 0 हो चुका है। तो माय डियर फ्रेंड, फोर्स एक्सर्टेड हमने काफ़ी डिटेल्ड वे में देख लिया है। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, वर्क डन पर सेकेंड निकालते हैं, ठीक है, जो कि हमारे काम का चीज़ है। आप देखेंगे यहाँ पर जितना भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, यही सब कुछ आपको टरबाइन और पंप में भी देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आप क्लियरली सब कुछ समझ रहे हैं। आइए देखिए। सो नाउ वर्क डन पर सेकेंड ये क्या हो जाएगा, तो ये आप जानते हैं Fx इंटू यू होता है। सो वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू Fx का फॉर्मूला अभी आपने देखा, रो ए VR1 इंटू VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू। यही देखिए आपका वर्क डन पर सेकेंड का फॉर्मूला हो गया है। इसे आप याद कर सकते हैं। क्यों याद कर सकते हैं, क्योंकि सेम ऐसा ही फॉर्मूला आप पेल्टन टरबाइन के लिए देखेंगे। पेल्टन टरबाइन के लिए वहाँ पर भी सेम यही टर्म मिलेगा आपको, ठीक है, सेम जस्ट लाइक यही फॉर्मूला आपको वहाँ पर मिलेगा। बस एक हल्का सा अंतर होगा, यहाँ पर आप VR1 देख रहे हैं, वहाँ पर VR1 नहीं होगा, वहाँ पर V1 होगा। तो बस एक हल्का सा माइनर डिफरेंस रहेगा, बाकी सब कुछ यही रहेगा पेल्टन टरबाइन में। तो वर्क डन पर सेकेंड हमारा निकल गया रो ए VR1 VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। ये वर्क डन पर सेकेंड है, मतलब ये क्या है, पावर है, दिस इज पावर। ओके, अब क्या होता है, अब हाइड्रोलिक मशीन में कितनी बार आपसे ये पूछा जाएगा, ध्यान देंगे आप, आपसे पूछा जाएगा कि बाबू वर्क डन पर सेकेंड बाय द जेट पर यूनिट मास ऑफ वाटर, पर यूनिट मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ये क्या होगा। यहां से देखिए, वर्क डन पर सेकेंड बाय द जेट, यानी ये टर्म तो आप यहां पर देख ही रहे हैं, ये टर्म तो आप देख ही रहे हैं। तो कह रहा है वर्क डन पर सेकेंड बाय द जेट पर यूनिट मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। मतलब आप इसे कैसे लिखेंगे, तो आप इसे लिखेंगे वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, यानी मास स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये पूछता है एग्जाम में, तो आपको समझना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। वर्क डन पर सेकेंड ये है रो ए VR1 इंटू VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। मास पर सेकेंड को कैसे लिखते हैं, मास पर सेकेंड को रो ए VR1 लिखते हैं ना जी, मास पर सेकेंड। तो ये दोनों देखिए कैंसल आउट हो गया। सो दिस, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ये आप इस तरह निकाल सकते हैं। ओके, चलिए एक और टर्म यहाँ पर बच रहा है, वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। ये तो था पर यूनिट मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। अब हम लोग बात करेंगे पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। आइए देखते हैं। नाउ वर्क डन पर सेकेंड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें देखना है कि वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड क्या होगा। इसको आप कैसे लिखेंगे जी? इसको आप लिखेंगे वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। यही हमें निकालना है। ओके, वर्क डन पर सेकेंड तो अभी आपने देखा है रो ए वी आर वन इंटू वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू इंटू यू डिवाइड बाय वेट स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। वेट स्ट्राइकिंग पर सेकेंड को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? मास स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इंटू जी। वेट क्या होता है? एम इंटू जी। तो वेट पर सेकेंड है तो मास पर सेकेंड इंटू जी, तो ऐसा लिख सकते हैं ना जी। तो क्या हो जाएगा रो ए वी आर वन इंटू जी। ये हो गया मास पर सेकेंड। मास पर सेकेंड में जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट पर सेकेंड हो जाएगा, वेट पर सेकेंड। तो ये रो ए वी आर वन और ये रो ए वी आर वन कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिल रहा है 1/g वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू इंटू यू। और ये किसके बराबर है? देखिए तो वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट पर सेकेंड। देखिए माय डियर, इसको आप कम मत समझिए। कितनी बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, कितनी बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ये क्या होगा 1/g वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू इंटू यू। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आइए समझते हैं। और ये सभी फार्मूलाज आप टरबाइन में देखेंगे, सेम फार्मूला पेल्टन टरबाइन के केस में, वहाँ पर भी जब आप ये निकालेंगे वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट पर सेकेंड, तो वहाँ पर भी सेम यही फार्मूला आपको मिलेगा। इसीलिए अभी से ही आप इसको देखते जाइए, तो टरबाइन आते आते ये सब कुछ आपको याद हो जाएगा। और देखिए हाइड्रोलिक मशीन काफ़ी आसान है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा हार्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप टरबाइन आते आते, पंप आते आते, इन सभी चीज़ों का आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, ये सभी फार्मूलाज आपको इतनी बार मिलेंगे, ठीक है, कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये फार्मूला, ठीक है, और पीछे जो हमने फार्मूला देखा है, ये सभी फार्मूलाज आपको टरबाइन में मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? ओके, अब देखिए आखिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है। आइए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका यूनिट निकालना चाह रहे हैं। हम लोग इसका यूनिट निकाल कर देखना चाहते हैं कि क्या होगा। आइए देखिए, अगर इसका यूनिट निकाला जाए, ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, दो वेलोसिटी को ऐड कीजिएगा वेलोसिटी ही मिलेगा, माइनस कीजिएगा तो वेलोसिटी ही मिलेगा। तो इस पूरे को हम सिंगल वेलोसिटी मान रहे हैं, वेलोसिटी ही तो है। अब उस वेलोसिटी में एक और वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा ना जी। इस वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। इसका भी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं हो गया, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं हो जाएगा। इस टर्म का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड।
और नीचे क्या है, जी है, तो जी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना जी। सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर कैंसल आउट, 1 मीटर कैंसल आउट, तो क्या मिल रहा है, यानी इस पूरे टर्म का यूनिट क्या मिल गया, मीटर। इस पूरे टर्म का यूनिट क्या मिल गया हमें, यूनिट मीटर मिल रहा है। अब इसका मतलब क्या है, मीटर मिल रहा है मतलब ये टर्म हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस टर्म रिप्रेजेंट्स हेड। बात समझ में आ रहा है। वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड रिप्रेजेंट्स हेड, ये हेड रिप्रेजेंट करता है। और इसीलिए हाइड्रोलिक मशीन में सबसे ज़्यादा हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, क्योंकि हेड रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको निकालना आसान होगा हमारे लिए, हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसका यूज़ भी कर लेंगे, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, मीटर में है। और ये क्वेश्चन एसएससी जेई हो या आरआरबी जेई या किसी भी स्टेट जेई का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया हुआ है। ओके, सो दिस टर्म रिप्रेजेंट्स हेड, रिप्रेजेंट हेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था माय डियर। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड ये होता क्या है, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ बच रहा है माय डियर, एफिशिएंसी। तो आइए एफिशिएंसी ऑफ जेट भी देख लेते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ जेट किस तरह निकाला जाए, आइए उसके बारे में भी बात कर लिया जाए, ठीक है ना। नाउ एफिशिएंसी ऑफ जेट, तो एफिशिएंसी ऑफ जेट मैंने बताया था आपको, ये क्या होता है, ये आपका होगा आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो यहाँ से देखिए एफिशिएंसी ऑफ जेट, आउटपुट क्या है जी, दिस इज़ द वर्क डन पर सेकेंड, इनपुट क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, यही होता है ना। इनपुट क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, और आउटपुट क्या होगा, वर्क डन पर सेकेंड। तो इस केस में जेट का एफिशिएंसी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन पर सेकेंड का फॉर्मूला क्या था, रो ए वी आर वन वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू इंटू यू डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। और आपको मैंने पिछले सेशन में बताया था, तो इस चीज़ को याद ही कर लीजिए, ये क्या होगा, हाफ रो ए वी वन का पावर 3, हाफ रो ए वी वन का पावर 3, क्योंकि स्टार्टिंग में उसके पास वेलोसिटी कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, v1 वेलोसिटी है स्ट्राइक करने से पहले। स्ट्राइक तो किया है रिलेटिव वेलोसिटी से, लेकिन स्टार्टिंग में स्ट्राइक करने से पहले उसके पास वेलोसिटी कितना है, तो आप बोलेंगे सर v1 वेलोसिटी है, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड कितना हो जाएगा, हाफ रो ए वी टू द पावर 3। ओके, ये आपका एफिशिएंसी ऑफ जेट निकालने का तरीका था। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फोर्स एक्सर्टेड निकाला 3 केस के लिए। फर्स्ट केस जब बीटा 90 से कम हो, जब बीटा 90 से ज़्यादा हो, और जब बीटा 90 के बराबर हो, तो उस टाइम एफएक्स का क्या फार्मूला मिलेगा, वो हमने देखा। फिर वर्क डन पर सेकेंड कितना होगा, उसके बाद हमने देखा वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट मास पर सेकेंड, वो क्या होगा। फिर लास्ट में हमने देखा वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन था 1/g VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू। एंड यहाँ पर जो ये टर्म है वो हेड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट आपने देखा मीटर आ रहा था, ठीक है। और फिर एफिशिएंसी ऑफ जेट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपका ये केस
कंप्लीट हो चुका है माय डियर, एंड आई होप कि आपको ये सभी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट केस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।